तो वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीट फाउंडेशन मेरे प्यारे क्लास 9 के बच्चों। और आप सबकी जो डिमांड थी कि सर फिजिक्स हार्ड लग रहा है, इस पे वीडियो ला दीजिए। 10th के लिए तो बहुत वीडियो आ गए, 9th के लिए भी वीडियो ला दीजिए। तो ये रहा भैया आप सभी के सामने, शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स के हमारे इस चैप्टर से। मोशन जिसका नाम है, बड़ा ही तंग कर दिया इस चैप्टर ने आपको। क्लास 8th में तो सर फिजिक्स पढ़े थे सर, फोर्स एंड प्रेशर इतना सिंपल सिंपल आता था, थियरी पढ़ लेते थे, वो बुक पढ़ लेते थे, मार्क्स आ जाते थे। अब मार्क्स नहीं आने वाले भैया जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर कॉन्सेप्ट इज द किंग। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में आपको पहले कॉन्सेप्ट देंगे और पूरे के पूरे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से जो आपको डर लगता है ना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला रहा हूं जिसके अंदर शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ब्रह्मास्त्र दूंगा, और उस वीडियो देखने के बाद किसी को भी न्यूमेरिकल हार्ड नहीं लगेगा। तो जल्दी से यहां पे मेरे साथ कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, फिर उसके बाद अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा जो कि न्यूमेरिकल के ऊपर होगा। बिना कोई नौटंकी के शुरू करते हैं हमारी यहाँ पे जर्नी मोशन के साथ। ओके चलिए मोशन को जरा पढ़ते हैं। क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हो सर आज, ये हमको आज बता दो आप। सबसे पहले भैया सबसे पहले मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। मोशन क्या है, कैसे होती है भैया, ये तो चल ही रहे, हम तो सर बचपन से कर रहे हैं सर मोशन, तो वही है मोशन। भैया मोशन को लेके थोड़ा सा डिटेलिंग आना जरूरी है भैया। कॉन्सेप्ट इज द किंग जैसा कि आपने कहा। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी पे चर्चा कर लेंगे, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन पे बात कर लेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है उसको एक बार देख लेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी कवर करना है यहाँ पे, और साथ साथ में लास्ट बट नॉट लीस्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इतने टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। पर बिफोर वी शुड स्टार्ट फिजिक्स, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं डिटेल में जाके। सबसे पहली बात करते हैं भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे उसमें कहीं है ही नहीं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पर समझना पड़ेगा, बिना इसके आपको कोई थियरी नहीं समझ आने वाली। लिख के ले लो इस बात को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे सर, एकदम आराम से मस्ती करते करते पढ़ लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब पढ़ लिया। ओके सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन पढ़ रहा है 11th और 12th में तो उसको पूछेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे समझ जाइए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, है ना, सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। आप पहले मुझे ये बता दीजिए जरा 2 मिनट के लिए सोच के कि आपका स्कूल ज्यादा पास है या कोचिंग। सिंपल सा सवाल है। कुछ लोग अगर कोचिंग नहीं जाते तो ऐसा समझ लीजिए ये मंदिर ले लीजिए इसकी जगह पे कोई, है ना। पर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चे कोचिंग जाते ही हैं, नहीं जाते तो किसी और किसी दोस्त की कोचिंग कहीं जाता हो तो उसको रेफरेंस ले लीजिए। यहाँ पे मेन पर्पस क्या है सर, यहाँ पे आप जरा 2 मिनट के लिए सोच के बताइए स्कूल ज्यादा पास में या कोचिंग, है ना। अब आप में से कितने लोगों का जो जवाब है वो होगा कि सर मेरा स्कूल ज्यादा पास में है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मेरा कोचिंग ज्यादा पास में है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं कि कौन पास है या कौन दूर। रिमेंबर माय वर्ड्स, कौन पास है या कौन दूर, ये आपने जो आंसर दिया है, मन में जो आंसर आया है, ये आपने तुलना करके बताया घर से। भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट, कि किसकी तुलना में आप बता रहे हो। अब अगर आप यहाँ पे नानी के घर पे भी रहते हो या अपने किसी और गार्डियन के घर पे रहते हो तो कहने की बात क्या है कि वहां पे उस घर से आप तुलना करके बताओगे कि भैया आपका स्कूल ज्यादा पास है या कोचिंग। दोनों के ही जवाब सही हो सकते हैं, किसी का कोचिंग पास में हो सकता है, किसी का स्कूल से। पर मेरा पर्पस क्या है यहां पे, आपको ये समझाना कि आपने इसकी तुलना कहां से की, घर से की, है ना। ठीक उसी तरह से बेटा यहां पे समझो पहले अच्छे से। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह किया, है ना। अगर आपको मैं यहाँ पे ऐसा बोलूं, यहाँ पे मैं मार्किंग दे दूं 0 1 2 3, चलो यहाँ पे मान लेते हैं मोनू खड़ा है। कौन खड़ा है यहाँ पे, मोनू भैया जो है हमारे यहाँ पे खड़े हैं, बराबर। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मोनू है वो खड़ा है। तो मुझे बताओ मोनू कितनी दूरी पे खड़ा है, जल्दी से बताओ, सोचो 2 मिनट के लिए कि मोनू कितनी दूरी पे खड़ा है ना। तो कई बार आप सोचोगे कि सर मोनू कितनी दूरी पे खड़ा है, ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपने 3 पे सर्कल किया तो ऑब्वियसली बात है 3 यूनिट की दूरी पे खड़ा है, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, 3 मीटर की दूरी पे, कुछ भी हो सकता है यूनिट तो। पर कहने की बात क्या है कि वो दूरी है 3 है ना, 3 कदम की दूरी पे मोनू भैया जो है वो खड़े हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा बच्चों पहले कि ये जो 3 भी आपने बोला, इसके लिए भी आपने कंपैरिजन करने के लिए इसको भी आपने रेफरेंस लिया, और वो रेफरेंस है बेटा आपका ये O स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। कोई भी ग्राफ होता है ना वो कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से। ठीक उसी तरह से सर यहाँ पे मोनू 3 कदम की दूरी पे था, ये भी आप बता पाए जब आपने किसको रेफरेंस पॉइंट लिया, हमारे यहाँ पे ओरिजिन को, है ना। ग्राफ में आप कभी भी तुलना करते हो, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा हो, अगर आपने पढ़ा हो, या फिर कुछ भी बचपन में 8th क्लास में आपने अगर पढ़ा था मैथ्स में, तो वहां पे भी वही था सर, ओरिजिन से हम कंपेयर करते चीजों को। तो आप सर फिजिक्स पढ़ा रहे थे, अचानक से सब क्या पढ़ाने लगे, तो भैया ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि भैया आपको तुलना करके बताना है। देखो मोशन की कोई डेफिनेशन है नहीं, मोशन यानी टीचर ने बढ़ा दिया आपको भैया मूवमेंट हो रहा है, चल रहा है ना। तो आप सोचो अगर एक कुत्ता जो है, कुत्ता डॉगी हमारा प्यारा सा डॉगू, लॉर्ड डॉगू, है ना, तो वो जो प्यारा सा हमारा डॉगी है, अगर वो बेचारा आराम से लेटा हुआ है
तो आप उसे क्या बोलोगे, क्या वो मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, सर वो तो रुका हुआ है। चलते फिरते दौड़ने लगेगा तो आप बोलोगे मोशन कर रहा है। तो भैया मोशन की कोई परफेक्ट डेफिनेशन है नहीं, पर यहां पे हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे विद हेल्प ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सर किसकी बात कर रहे हो, मोशन को डिस्क्राइब करो। किसको डिस्क्राइब करो, मोशन को। तो भैया हमने यहां पे समझा कि मोशन को पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए भैया टाइम। क्या चाहिए, टाइम। जी बिल्कुल सही समझे यहाँ पे। सर मोशन को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा टाइम को। किसको लेना पड़ेगा, टाइम को। चलो थोड़ा समझते हैं गहराइयों में इस बात को। आपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू किया, लेट सपोज कि आपने इस वीडियो लेक्चर को शाम के 7 बजे शुरू किया। 7 बज गए तो भी आप अपनी जगह पे बैठे हो। अच्छा 7:30 बज गए तो भी आप अपनी जगह पे बैठे हो। 8 बज गए शाम के तो भी आप अपनी जगह पे बैठे हो। 8:30 हो गए तो भी आप अपनी जगह पे बैठे हो। इसका मतलब क्या है, समय जो है वो चलता जा रहा है, आपके लिए मेरे लिए किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। तो भैया ये सुन लो, ये सुन लो, पक्की बात है ये कि सर अगर समय जो है वो बदल रहा है, मतलब सर वो चेंज हो रहा है। अगर समय के साथ आपने अपने आप को नहीं बदला, आप रुके हुए रह जाओगे, आप रेस्ट पे रह जाओगे, है ना। अगर आप समय के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हो, इट मींस यू आर एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है सर, अगर मैं समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, भैया 7 बजे यहां बैठे थे, 8 बजे भैया जिम चले गए, 9 बजे दोस्तों के साथ सैर सपाटा मारने चले गए, 10 बजे वापस मूवी देखने चले गए। तो कहने की बात क्या है कि सर हमने टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के चेंज के साथ अपने उस मूवमेंट में परिवर्तन किया, अपने मोशन में, अपने पोजीशन में चेंज किया। तो आप समझ जाइए मोशन की सिंपल डेफिनेशन है सर, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी माने तेरी बात हो रही है भैया, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, बॉडी ऑब्जेक्ट हम रिसेंबल करते हैं उससे। तो भैया चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया समय के साथ अगर तेरी मूवमेंट में चेंजेस आएगा तभी आप बोलना कि आप मोशन में हो। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, रेस्ट की भी बन सकती है डिफाइन रेस्ट। तो भैया क्या बन जाएगी, सिंपल, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। समय के साथ आपने अपनी पोजीशन को नहीं बदला तो भैया आप रेस्ट पे आ जाओगे। अब भैया मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मोशन को डिस्क्राइब करना है अगर आपको तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में कर सकते हो। लेकिन सर उसके अलावा मोशन कितने टाइप के होते हैं, सर ये समझना पड़ेगा मेरे को पहले कि अगर मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ एक रास्ते पे, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, सीधा चल रहा हूँ मैं, भैया लीनियर मोशन। नाम में आंसर है लीनियर, माने एक लाइन में मोशन हो रहा है। अब भैया क्या हुआ, आप लोकल ट्रेन में चले गए। लोकल ट्रेन में क्या हो रहा है, लोकल ट्रेन में हम खड़े ऐसे, गाड़ी हिल रही है, ढड़क 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 है, खाली नीचे का पार्ट नहीं हिल रहा है, गलत मत समझना, है ना। जैसे ही आप लोकल ट्रेन में चढ़े, ढड़क 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 ढड़क, आपकी मीन पोजीशन वही है, आप आपकी मीन पोजीशन पे ऐसे 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 घूम रहे हो, है ना, वाइब्रेट कर रहे हो, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं उसको, ऑसिलेट कर रहे हो। ऑसिलेटरी मोशन या तो वाइब्रेशनल मोशन बोल दो। इसके अलावा सर अगर हम गरबा कर रहे हैं नवरात्रि में, सर नवरात्रि में हम गरबा करते हैं, माताजी सेंटर में है, माताजी के आसपास हम ऐसे घूम रहे, चक्कर लगा रहे, है ना भैया, सर्कुलर मोशन। क्या बोल देंगे भैया, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन बोल देंगे सर, सर्कुलर मोशन, है ना। तो देयर आर टाइप्स ऑफ मोशन। पर अभी हम यहां पे ये देखेंगे सर मोशन को और कैसे डिस्क्राइब करना है, तो हमारे उस कॉन्सेप्ट में डिस्क्राइब किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ डिस्टेंस, विद हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिफोर वी जंप इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कई बार बच्चों को डाउट आता है सर, कई बार डाउट आता है, सर पढ़ाया नहीं हमको, तो सर बताया नहीं हमको तो ये समझना पड़ेगा। इसके समझने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं जो भी यहां पे देखूंगा, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, सर कुछ भी हो, चाहे वो एरिया हो या चाहे वो कोई फोर्स हो, इन सबको फिजिक्स में हम कहते हैं बच्चा क्वांटिटी। क्या कहते हैं, क्वांटिटी। अभी आप सोचिए, है ना, यहाँ पे अगर आप अभी मोबाइल को ऐसे हाथ में पकड़ के इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके हाथों ने भी क्या लगाया, फोर्स लगाया। आप जिस जगह पे बैठे हो, जितनी जगह घेर के, जितने सरफेस पे आपने स्पेस ऑक्यूपाई की है, भैया एरिया ऑक्यूपाई किया आपने वहां पे उतना, है ना। तो कहने की बात क्या है कि जितनी भी चीजें हमारे आसपास हमको दिख रही है, सारी क्वांटिटी है। कितनी है सर, सारी की सारी क्वांटिटी। तो सर क्वांटिटी को जरा समझाओ। क्वांटिटी को यहाँ पे समझना पड़ेगा 2 पार्ट में, क्वांटिटी को यहाँ पे समझना पड़ेगा 2 पार्ट में। क्वांटिटी किसको समझना पड़ेगा हमको, क्वांटिटी। क्वांटिटी को ना सर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। सर ये तो सर भी बताए थे हमको, स्केलर का होता है, वेक्टर का होता है। भैया बताए थे, फील नहीं करवाए थे, सर फील करवा देंगे, एकदम 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 ऐसे ऐसे गदगद करा देंगे। लेक्चर आप देखेंगे, खत्म करेंगे, आपको मजा आ जाएगा कि सर सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एकदम जीरो से हीरो बना देंगे आपको। क्वांटिटी के भैया 2 टाइप है। सबसे पहली क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एक होती है भैया वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है भैया वेक्टर क्वांटिटी। सर दोनों ही क्वांटिटी में क्या अंतर है, भैया समझना पड़ेगा। फिजिक्स की हर क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना हो, बताना हो, दर्शाना हो, कुछ भी करना हो, सर उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा क्वांटिटी को पूरे फिजिक्स में
196 to 200 जितनी क्वांटिटीज है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये सारी क्वांटिटीज को सर हमने क्या किया है, यहाँ पे बांट दिया है दो टाइप में, स्केलर एंड वेक्टर। सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना? तो मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करिए। द क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, है ना। ऑल्सो द क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। समझ जाइए इसको, समझ जाइए। पहले इसको समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या है। भैया ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए केवल वैल्यू चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। सर क्लास 8 में हम आपको बताए थे पूरा ये, है ना, कि भैया मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। सर जी सर बिल्कुल वैल्यू होता है। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी क्या है। सर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब क्या है? सर स्केलर माने मतलब सिंपल जिसको वैल्यू चाहिए, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका जो मास है लेट सपोज 80 kg 100 kg, आपको मम्मी ने बोल दिया जाके किराने की दुकान से भैया मधुर शुगर ले आओ 5 किलो। अब उस 5 किलो की शक्कर को अगर आप सीधे रखोगे तो भी 5 किलो आएगा, उल्टा रखोगे तो भी आएगा, मतलब उसमें कोई डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां पे उसके कैसे भी उसको रखो आप, सर उसको मास के लिए तो हमको क्या चीज, वैल्यू चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको केवल वैल्यू से आप रिप्रेजेंट कर पाओगे इट्स कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। पर ऐसी क्वांटिटी जिसको सर वैल्यू के साथ साथ क्या चाहिए? सर डायरेक्शन भी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल नहीं पढ़ाई करके गए, टीचर ने तो झापड़ मार दिया है, टीचर ने झापड़ मार दिया, आप रोने लग गए, मम्मी को जाके बोल दिया मम्मी सर ने महाराज मेरे को क्लास में मार दिया है। मम्मी क्या सवाल पूछेगी आपसे? बेटा कहाँ मारा? कहाँ का मतलब क्या है? कहाँ का मतलब क्या है? भैया कहाँ का मतलब होता है वेयर। कहाँ का मतलब होता है वेयर, कहाँ मारा? आप बोलोगे मम्मी गाल पे मारा, गाल पे मार दिया हमको, गाल छुटा दिया हमको। फिर मम्मी पूछेगी बेटा कितने झापड़ मारे, कितने झापड़ मारे, हाउ मेनी, कितने झापड़ मारे, है ना। आप बोलोगे मम्मी 2 झापड़ मारे, है ना। कहाँ मारे? सर गाल पे मारे। कितने मारे? 2 मारे, है ना। देखो कहाँ मारे यानी डायरेक्शन, कितने मारे? 2 मारे, 3 मारे, 10 मारे, भैया मैग्नीट्यूड। तो आप समझ जाइए ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए भैया दोनों चाहिए। सर क्या क्या चाहिए? सर मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, भैया वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जिसको केवल वैल्यू चाहिए वो स्केलर क्वांटिटी है। सर स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दे दो, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दे दो। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में आप ले लो बेटा, डिस्टेंस ले लो, है ना, स्पीड ले लो, बराबर। इसके अलावा मास ले लो, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है, और भी बहुत सारी हो सकती है। इसके अंदर देख लो फोर्स, वेलोसिटी ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, ये सारी की सारी आपकी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। सर समझ नहीं आ रहा, फिर भी नहीं समझ आ रहा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अगर आप सोचिए कि आपके घर पे कितने भाई बहन हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, है ना। एक बस में कितने लोग सफर कर सकते हैं? 56, है ना। आपने कभी ऐसी खबर सुनी कि भैया एक बस थी, एक्सीडेंट में 11.5 लोगों की मौत? भाई 11.5 लोगों की मौत क्या होती है ना। 11.5 लोगों की मौत क्या होती है? भैया 11 मरे होंगे, 12 मरे, 11.5 क्या, आधा मर गया आधा जिंदा, है ना। अगर आपने कभी ऐसा सुना होगा किसी भी लेडी को, या तो एक बच्चा होगा, ट्विन होंगे तो 2 होंगे, कभी सुना आज एक औरत को 1.5 बच्चा हुआ? 1.5 बच्चा, 1.5 बच्चा। सर 1.5 क्या होता है? सर 1.5 माने 1.5 है, साला आधा आया आधा अंदर ही रह गया। कैसा पॉसिबल है? नहीं भाई, सिंपल बात करिए भैया मैग्नीट्यूड की। तो आप समझ जाइए सिर्फ मैग्नीट्यूड में आप उसको बता सकते हैं आपके घर पे कितने व्हीकल्स है, कितने दोस्त है ना। आप सब इनको वैल्यू में बता सकते हो, 2, 3, 4, 5, 10, तो भैया मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिंपल काम हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी में, है ना। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों के पास क्या होता है, कभी भी बवाल हो जाती है, भैया बड़ी गहरी बवाल हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? बवाल हो गई, है ना। लोगों ने आपको घेर लिया, आपने आपके दोस्त को फोन मिलाया, हाँ हेलो भैया, हाँ हमको घेर लिया। अब भैया क्या पूछेंगे? कितने लोग हैं सामने, कितने लोग हैं? आप बोलोगे 10 लोग। 10 लोग खड़े हमको घेर के। कहाँ खड़े हैं? ये निकोल 4 रास्ते पे खड़े हैं, सुगन चौकड़ी पे खड़े हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, वो भाई भी आपको क्या पूछेगा? सामने कितने लोग हैं, कितने लोग, यानी भैया हाउ मेनी, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, मैग्नीट्यूड पूछेगा। और क्या पूछेगा? भैया कहाँ है, भैया कहाँ खड़ा है तू, ये बता दे, डायरेक्शन कहाँ है तेरा, है ना। अब देखो लड़कियों के केस में भी ऐसी, लड़कियां बवाल नहीं करती, लड़कियों के लिए भी अलग एग्जाम्पल, लड़कियों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। लड़कियां भी क्या करती, कभी कभी ऐसे पकौड़ी खाने जाती है, तो सामने एक दोस्त को फोन करती है, हेलो आपको पकौड़ी खाने की इच्छा है? मेरी पकौड़ी खाने की बहुत इच्छा है, शीला तो पकौड़ी खाने आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो सामने शीला जवाब देगी, हाँ भैया मैं भी आ रही हूँ, है ना। तो सामने शीला को जैसे ही वो पूछती है कि तू आ रही है कि नहीं आ रही, शीला भी सामने काउंटर क्वेश्चन करेगी, बोलेगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पकौड़ी खाने, हम लोग कहाँ जा रहे हैं पकौड़ी खाने, कहाँ जा रहे हैं, वेर वेर वेर,
अच्छा कितने रुपए लेके आने हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए हैं 50 रुपए है मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो? कहने की बात क्या भैया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो समझ जाइए आप, ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, स्केलर जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर मोशन को आप बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सर यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब क्या है, समझ जाइए यहाँ से कि अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि ये आपका घर है भैया, घर से आप क्या किए, एकदम स्कूल तक चले गए, घर से लेके आप कहाँ चले गए, स्कूल तक चले गए, है ना। तो कभी कोई सीधा रास्ता नहीं है, आपने टर्न लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, है ना। ऐसा मानते हैं कि यहां से आप निकल के पूरा का पूरा जो है जाके स्कूल पे ट्रैवल किए, पहुंचे, आपको पता चला कि भैया स्कूल जो है हमारा 30 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब आप समझिए, अगर आपको स्कूल आपके घर से, अगर आप अंबानी के बेटे होते, अगर आप अंबानी के बेटे होते या किसी बड़े आदमी के बेटे होते, या आपने कोई बहुत ज्यादा रईस घर पे पैदा हो गए होते और आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा होता, है ना, तो भैया पापा क्या करते, अरे बेटा मेरा स्कूल को लेट हो रहा है, जल्दी हेलीकॉप्टर बुलाओ भैया, हेलीकॉप्टर बुलाओ, हेलीकॉप्टर बुलाओ। हेलीकॉप्टर आ जाता, हेलीकॉप्टर आ जाता। हेलीकॉप्टर क्या करता, आपको आपके घर से सीधा स्कूल पे डायरेक्ट पहुंचा देता, कोई ट्रैफिक नहीं रहता, नहीं, सीधा शॉर्टकट है, घूम घूम के नहीं, सीधा उड़ के जाएंगे साला, है एकदम स्कूल के छपरे पे लैंड करेंगे, हेलीपैड लेके, हैं। कहने की बात क्या है सर, यहाँ पे हेलीकॉप्टर का यूज किया गया, मतलब क्या, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर हमने शुरुआत कहां से की थी, घर से की थी, तो घर क्या हो गया हमारा, इनिशियल पॉइंट, क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। जहां पहुंच कहां गए सर, पहुंच गए हम स्कूल में, हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। तो सर जब शुरुआत हम घर से किए थे, है ना, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो आपने ट्रैवल किया, जो डिस्टेंस आप बोलते हो ना एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन बॉडी, ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन सर जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना, समझ में आ गया होगा बच्चों को। सर कहने की बात क्या, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। सर 4 मार्क में डेफिनेशन आ गई, 4 मार्क में क्वेश्चन आ गया भैया, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो भैया देखो कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं कि भैया इसका ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है। सर ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मतलब आप मापोगे किसमें, जैसे मैंने आपको कोई भी क्वांटिटी दे दी, किसी कोई वजन दे दिया, आप किलोग्राम में मापोगे, कोई दूरी रास्ता हो गया किलोमीटर मीटर में मापोगे। तो फिजिक्स ने क्या बोला कि भैया देखो 10 जगह अलग अलग यूनिट चलता है, गूगल मैप में रास्ता माइल में बताएगा, यार्ड में बताएगा, है ना, किलोमीटर में बताएगा। लेकिन जब जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, लिख के ले लो, हमेशा फिजिक्स पढ़ोगे तो यहाँ पे ऐसा यूनिट ही लेना पड़ेगा, ऐसा यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल। दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल कहीं भी बनेगा, भैया बोले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या लेंगे, मीटर लेंगे, लेना ही पड़ेगा जक मार के, है ना। अगर आप मील यार्ड उसमें दोगे तो भैया उसको कन्वर्ट करके उसको मीटर में देना पड़ेगा, या नीचे ऐसा बॉक्स बना के देना पड़ेगा कि इतने मिल यानी इतना मीटर होता है। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा यूनिट क्या है, इसका मीटर है। सेम डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी वही होता है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे भी ऐसा यूनिट आपको क्या देखने मिलेगा, मीटर। तो जब आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा हो तो आप दोनों में सेम आंसर मत लिख के आ जाना। देखो डिस्टेंस का मतलब मैं आपको बताऊं, डिस्टेंस जो होता है ना सर, एक और चीज यहाँ पे समझा देते हैं सर, डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस क्या बोलता है भैया, मैं हूं स्केलर क्वांटिटी, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ये बोलता है मैं हूं क्या, सिर्फ मैं हूं स्केलर क्वांटिटी, है ना। लेकिन ये भैया क्या बोलते हैं, हम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आप समझ जाओ स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है ना, पीछे अभी हमने समझाया आपको। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जैसे आप यहां से लेके सूरत अगर जाएंगे, है ना, अहमदाबाद से सूरत 400 किलोमीटर जाएंगे, रिटर्न आएंगे तो 400 किलोमीटर, आप बोलेंगे 400 प्लस 400 कितना हो गया, सर हम 800 किलोमीटर ट्रैवल करके आए, तो आपने डिस्टेंस किया, क्या किया, डिस्टेंस। पर यही डिस्प्लेसमेंट की भाषा में आप बोलोगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा डायरेक्शन लगेगा कि अगर आप अहमदाबाद से लेके सूरत जाते हो, अगर आपने उसको पॉजिटिव माना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने उसे पॉजिटिव माना कि आप पॉजिटिव के साइड जा रहे हो, पॉजिटिव ले लिया अगर आपने उसको, तो होगा क्या, जब आप सूरत से अहमदाबाद आओगे तो आप ऑपोजिट आए तो नेगेटिव हो गया। तो सर अगर मैं गया था प्लस 400 तो आया माइनस 400, 400 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब जब आप अहमदाबाद से गए थे और वापस अहमदाबाद आ गए तो डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कि शॉर्टेस्ट पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। क्यों 0 मीटर हो जाएगा, वो ऐसा बोलता है कि भैया तुम जहां थे वापस वहीं पे आ गए, है ना। स्कूल और होम के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। होम और स्कूल का जो डिस्टेंस है अपने ऐसा मान लेते हैं कि वो लेट सपोज 10 किलोमीटर है। अब आप राइट साइड जाओगे तो आपने नंबर लाइन बनाई हुई है, आपको बहुत अच्छे से नंबर लाइन पता है, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी पता है कि सर राइट साइड जाते तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड जाते तो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। अब आप अगर राइट साइड घर से स्कूल ट्रैवल करके जाते हो तो प्लस 10 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन अगर आप वापस स्कूल से होम आते हो तो और 10 किलोमीटर हो जाएगा अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या बोलता है, मैं तो 10 प्लस 10 करूंगा,
मतलब आपने 20 किलोमीटर एक्चुअल में डिस्टेंस किया। पर फिजिक्स की भाषा में क्या होगा कि भैया आप जब राइट साइड गए थे तो +10 गए थे, कहाँ गए थे, +10, है ना, +10 गए थे। लेकिन जब आप रिटर्न आए तो वापस क्या हो गए, दूसरी तरफ आए, उल्टी तरफ आए, है ना, स्कूल से लेके होम आ रहे हो, लेफ्ट साइड आ रहे हो तो कैसा होगा, माइनस होगा। तो सर यहाँ पे हो जाएगा -10 किलोमीटर, तो +10 -10 विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा भैया आप तो हिले ही नहीं हो, क्यों, क्योंकि आप इनिशियल जहां पे थे वापस वहीं पे आ गए। तो कहने का मतलब क्या है सर, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ हमको और क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा सर कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। आप ऊपर नीचे साइड वाइड कहीं भी जाओगे ये हमेशा प्लस ही करेगा। पर डिस्प्लेसमेंट बोलता है मुझे, मैं कैसी क्वांटिटी हूँ, वेक्टर क्वांटिटी हूँ। जैसे यहाँ पे -10 जो है वो ये शो कर रहा था कि आप लेफ्ट की तरफ आए, कहाँ पे आए, लेफ्ट की तरफ आए। तो कहने का मतलब क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो क्या बोलता है कि भैया मैं क्या हो जाऊंगा, पॉजिटिव भी हो जाऊंगा, नेगेटिव भी हो जाऊंगा और 0 भी हो जाऊंगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि आई कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 ऑल्सो, है ना। अगर ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको फिर से एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक 2 मिनट के लिए यहाँ पे समझ जाइए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सेंटर पे, है ना। सेंटर पे अगर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे अपने एक लाइन बना लेते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे सेंटर पे खड़ा हूँ, लेट सपोज मैं ओ पे खड़ा हूँ, राइट साइड जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, नेगेटिव। अब आप इसको जरा समझिए पॉजिटिव और नेगेटिव को। जब मैं यहाँ सेंटर पे खड़ा हूँ 0, अगर मैं राइट साइड जाऊंगा, है ना, 1 कदम 2 कदम, अब आपके मन में क्या होगा सर, डिस्टेंस हुआ +2, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ +2। पर अब सिर्फ आप डिस्टेंस के नजरिए से देखिए जो हमेशा पॉजिटिव होता है, 1 और 2, वापस से मैं इधर आ गया, यानी मैं 2 कदम राइट गया, 2 कदम इधर आया, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। डिस्टेंस की भाषा में वो क्या हो जाएगा, 4। डिस्टेंस की भाषा में वो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो यही डिस्प्लेसमेंट की भाषा में पूरा गेम उल्टा हो जाएगा। कौन सा गेम उल्टा हो जाएगा कि सर अगर आप 0 पे खड़े थे, अगर आप राइट साइड गए तो +2, सर लेफ्ट साइड आए तो -1 -2। अब आप मुझे बताओ, जब मैं राइट साइड गया था तो +2 था, वापस से लेफ्ट आया तो -2 हो गया, तो अब आप क्या बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अगर मैं और 2 कदम पीछे चला जाऊंगा तो माइनस भी हो जाएगा, है ना, कि मैं राइट साइड कितना गया था, चलो मान लो फिर से मैं 0 पे हूँ, 1 कदम 2 कदम। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है ना। लेकिन आप सोचो मैं वापस अगर लेफ्ट साइड जाऊंगा, 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, मैं राइट साइड कितना गया था, 2 कदम, लेफ्ट साइड कितना आया, 3। तो डिस्टेंस की भाषा में मैं कितना चला, कितना डिस्टेंस किया मैंने, 5 कदम का। लेकिन यही अगर डिस्प्लेसमेंट की भाषा में बोलोगे तो ऐसा होगा कि सर राइट साइड जब आप गए थे तो +2 था, पर जब आप लेफ्ट साइड आए तो क्या हो गया, -3 हो गया। तो यहाँ पे आ गया आंसर -1। अब आप बोलोगे सर -1 कैसे कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, तो बेटा ये वही बता रहा है कि मैं मेरे इनिशियल पॉइंट 0 पे था, है ना, 0 पे था। फिर से समझना, 2 कदम में कहाँ गया, राइट में, 1 और 2। डिस्प्लेसमेंट के एंगल से सोचना। अब मैं वापस जा रहा हूँ लेफ्ट में, 1 2 और 3। जब मैं -3 आया तो देखो +2 -3 का आंसर क्या आएगा, -1। तो -1 क्या बता रहा है कि आपकी इनिशियल पोजीशन में और फाइनल पोजीशन में कितने का अंतर है, 1 का 1 कदम का अंतर है। तो ये 1 कदम का अंतर तो सर राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब आपको माइनस से कंफ्यूजन हट गया कि सर यहाँ पे थे, माइनस माने कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे सर 1 कदम की दूरी पे है, लेफ्ट साइड पे है। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको एक्यूरेसी दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। कैसे दे रहा है, प्लस और माइनस से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। चौथा एक और पॉइंट ले लो, क्या फर्क है सर इसके अंदर, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना, पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू और लेसर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो इक्वल हो सकता है, कब इक्वल होगा, एक ही केस में जब लीनियर पोजीशन हो। जैसे हम अभी 0 पे खड़े हैं, 1 कदम 2 कदम, तो इस समय पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 2 ही है, क्योंकि मैं राइट साइड गया +2, समझ रहे हो। तो जब लीनियर पोजीशन पे एक ही डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो वहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। पर कहने की बात क्या है, हमेशा डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, समझ आ गया होगा तो ये भी समझ जाओ, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए आप एक बार 2 मिनट के लिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। आपके घर, आपके यहाँ पे स्कूल से पिकनिक जाती है, पिकनिक में 2 बस जाती है। एक बस हो गई नॉर्मल ड्राइवर की, एक बस हो गई हमारे तूफानी ड्राइवर की, है ना, तूफानी ड्राइवर की, है ना। पेप्सी पी के बैठा था ये, इसके मन में था आज कुछ तूफानी करते हैं। एक हो गई तूफानी ड्राइवर, एक हो गया नॉर्मल ड्राइवर। अब आप समझ जाइए, जब बस यहाँ से जाएगी, शुरुआत में 8 बजे से आपको रिपोर्टिंग टाइम बोला जाता है, 8 बजे, 9 बजे, है ना, 10 बजे, 11 बजे, है ना, ये आपको रिपोर्टिंग, ये सारे टाइम के जो इंटरवल है वो हमने यहाँ पे बना दिए। सर टाइम तो क्या होता है, सबके लिए बिल्कुल सेम ही होता है।
टाइम में जरा सा भी कोई चेंज आता नहीं है, जस्ट अ मिनट। टाइम में कभी भी किसी के लिए चेंज आता नहीं है, वो तुम्हारे मेरे लिए सबके लिए सेम ही रहेगा, है ना। तो तूफानी ड्राइवर के लिए भी टाइम वही रहेगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, नॉर्मल ड्राइवर क्या करेगा, नॉर्मल ड्राइविंग करेगा। बोले सर 8 बजे अगर हम स्कूल पे ही खड़े थे, 8 बजे अगर हम कहाँ खड़े थे, स्कूल पे ही खड़े थे, तो सर 8 बजे जो उसने स्कूल पे गाड़ी खड़ी की थी, तो मान लीजिए 0 किलोमीटर कवर हुआ है, क्योंकि अभी तो स्कूल पे आके खड़ी हुई है ना। स्कूल यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से जर्नी शुरू होने वाली है। आप सबकी पिकनिक की जर्नी भी कहाँ से शुरू होती है, स्कूल से शुरू होती है। तो स्कूल ने आपको बुला लिया स्कूल पे, तो भैया बस वहीं खड़ी है, तो 0 किलोमीटर मान के चले। जैसे ही 9 बजा तो पता चला 1 घंटा बीत चुका है जर्नी को शुरू किए हुए, तो पता चला भैया 40 किलोमीटर कवर हो गया है ना। फिर बाद में जैसे ही 10 बजे तो पता चला कि भैया एकदम 80 किलोमीटर कवर हो गया है। जैसे ही 11 बजा तो भैया पता चला कि भैया 120 किलोमीटर कवर हो गया है। और यहाँ पे आप आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए 120 किलोमीटर दूर, है ना। आप किसी रिजॉर्ट में चले गए स्कूल की तरफ से पिकनिक में। कहने की बात क्या है कि सर देखो ड्राइवर कितना डिसेंट होगा कि सर उसने ना स्पीड को बढ़ाया होगा ना घटाया। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, पर एक एग्जांपल के लिए मान लो कि 9 बजे 40 किलोमीटर कवर हुआ, 10 बजे 80, 11 बजे 120 किलोमीटर कवर हुआ, है ना। ये किसकी कहानी थी, नॉर्मल ड्राइवर की। पर इसकी कहानी, इसके अगर मैं उल्टा आपको समझा दूं, तूफानी ड्राइवर। तूफानी ड्राइवर क्या बोलता है, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो इसने क्या कर लिया भैया, रेडबुल गटक ली, है ना, पेप्सी पी ली, रेडबुल गटक ली एक साथ, है ना। तो भैया रेडबुल गिव्स यू विंग्स, इसको भैया विंग्स आ गए, है ना। विंग्स आके इसने क्या कर लिया, मस्त एकदम गाड़ी आप तो तेरा बाइक चलाएगा करके जोरदार। जब स्कूल में थे तो भैया दोनों 0-0 किलोमीटर पे होंगे, उसमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है। लेकिन ये भाई साहब को जैसे रेडबुल पी के विंग्स आए, ये भैया ने क्या किया, भैया गाड़ी जोर से भगा दी, 55 किलोमीटर कवर करवा दी। 55 किलोमीटर हो गए। कितने हो गए, 55 किलोमीटर हो गए, 55 किलोमीटर हो गए। जैसे ही 10 बजे पता चला भैया एकदम 90 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, क्योंकि रेडबुल गिव्स यू विंग्स। हाँ भैया विंग्स का असर था, जोरदार असर था, है ना। अब हुआ क्या, अचानक से भैया ये नाइट ड्यूटी करके आए थे, इनको नींद आने लगी, ड्राइवर को नींद आने लगी। अचानक से पीछे से कोई बड़ा सा ट्रक आया, उसने हॉर्न बजाया, पाप करके से हॉर्न बजाया। जैसे हॉर्न बजाया भैया ड्राइवर करके ठोक दी गाड़ी साले ने। अब हुआ क्या, 10:30 बजे, यहां पे मान लो इस पॉइंट पे 10:30 बजे गाड़ी जो है सिर्फ 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी, और इनके बस का हो जाता है एक्सीडेंट। बस का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया, है ना। यानी सर देखो 10:30 बजे से बस 95 किलोमीटर कवर कर चुकी है। 11 बजे भी सर बस वहीं खड़ी थी 95 किलोमीटर पे, है ना, क्योंकि भाई एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी तो वही खड़ी रहेगी। कहने का मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे कि जैसे ही एक्सीडेंट हो गया गाड़ी वहीं की वही 95 किलोमीटर तक ही कवर किया है। हालांकि इनकी एक्चुअल जर्नी कहाँ तक जानी थी, 120 किलोमीटर तक, है ना। तो अगर ये आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है, थोड़ी देर के लिए मैंने जो कहा उसे मान लो। अब मैं आपको फील करवा दूंगा, पूरा फील करवा दूंगा, रटवाऊंगा नहीं, फील करवाऊंगा, सुन लेना अच्छे से। कहने की बात क्या है सर, देखो टाइम तो सबके लिए सेम ही लगता है, टाइम तो सबके लिए इस दुनिया में सेम ही रहता है ना। चलो मुझे बताओ 8 से 9 में कितने घंटे का फर्क है, आप बोलोगे 1 घंटे का। 9 से 10 में कितने घंटे का फर्क है, आप बोलोगे 1 घंटे का। 10 से 11 में कितने घंटे का फर्क है, 1 घंटे का फर्क है। सर वो फर्क यहाँ पे भी देखने मिलेगा, वो फर्क हमको यहाँ पे भी देखने मिलेगा, वो फर्क हमको यहाँ पे भी देखने मिलेगा। सर कितना फर्क है 8 से 9 में, 1 घंटे का, है ना। 9 से 10 में कितने का फर्क है, सर ये भी 1 घंटे का है। सर 10 से 11 में कितने का फर्क है, 1 घंटे का है। लेकिन अब आप जरा थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे जरा गेम को समझिए क्या है कि जब आप डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे तो 0 से लेके 40 में जो डिस्टेंस है यहाँ पे 40 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा 40 से लेके 80 में डिफरेंस निकालिए, 80 माइनस 40 करिए तो भी आप बोलेंगे सर 40 किलोमीटर का अंतर है। सेम उसी तरह 80 से लेके 120 में निकालिए, कितने का अंतर है, 40 किलोमीटर का अंतर है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिस्टेंस। अब यहाँ पे समझ जाइए यहाँ पे कितने का अंतर है, 0 से लेके 55 में, है ना। आपका मैथ्स अच्छा है, 55 माइनस 0 करो, कितना आंसर आएगा 55। कितना आंसर आएगा 55। ठीक उसी तरह सर 55 और 90 में कितने का अंतर है, 55 और 90 में कितना अंतर है, 35 आंसर आ गया, है ना। अब आप मुझे ये बताओ 90 किलोमीटर से 95 में कितने का अंतर है, 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, है ना। अब आप देख लो दोनों की डिसेंसी देख लो। नॉर्मल ड्राइवर बेचारा कितना डिसेंट है कि उसने क्या किया सर, बस की स्पीड को मिनिमम रखा जैसे वो चलाना चाहिए। तो हुआ क्या कि यहाँ पे सर 40 किलोमीटर पहले कवर हुआ, बाद में भी 40 हुआ, उसके बाद भी 40 हुआ। इसका मतलब क्या सर, यहां पे मुझे दिख रहा है, यहां पे मुझे दिख रहा है इक्वल डिस्टेंस। बोलो क्या दिख रहा है, इक्वल डिस्टेंस। तो मेरे साथ डेफिनेशन बोलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यस बोलिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा था सर, ये यूनिफॉर्म मोशन। पर अगर अब मैं इसी की बात करूं यहां पे, if an object covers unequal distance, देखिए अनइक्वल है, 55 35 सब इक्वल होते हैं, नहीं सर अनइक्वल है।
तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब आप उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल डेफिनेशन है सर, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, भैया टाइम तो सबके लिए इक्वल होता है, इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब देखो सब कहानियां लगेंगी आपको, कितना इजी लगेगा, कितना इजी फिजिक्स सर। बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है सर? बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस, है ना, बट टाइम तो सबके लिए इक्वल रहेगा, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पे आप समझ जाइए, एक और शॉर्ट ट्रिक देते हैं इसको याद करने की। आपका प्यार जो है, आपका प्यार जो है वो यूनिफॉर्म लव है कि नहीं, है ना? आप जिससे बात कर रहे हैं, अगर आप मैसेज करते हैं सामने सेम रिप्लाई आता है, आप मैसेज करते हैं सामने सेम रिप्लाई आता है, आप मैसेज करते तुरंत रिप्लाई आ रहा है, यूनिफॉर्म लव, है ना, इक्वल मैसेजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म लव। लेकिन सर ये अगर उल्टा कर देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म लव है सर, नॉन यूनिफॉर्म लव, भैया ट्रू लव नहीं है तुम्हारा, है नॉन यूनिफॉर्म लव है, नॉन यूनिफॉर्म लव है। नॉन यूनिफॉर्म लव क्या होता है सर? नॉन यूनिफॉर्म लव क्या होता है? सिंपल भाषा में भैया, हमने आज मैसेज किया था, 2 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, आज मैसेज छोड़ा 6 घंटे बाद रिप्लाई आ रहा है। अब ये ऑनलाइन का सब दिखा रहा है, ऑनलाइन दिखा रही है पर फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, भैया नॉन यूनिफॉर्म लव है, नॉन यूनिफॉर्म लव है, समझ जाओ, समझ जाओ। तो भैया कमेंट करके बता दो आपका लव कौन सा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। पर अगर पेरेंट्स देखते हैं तो मत करना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों को कवर हो गया, समझ आ गया है भैया। डिटेल एग्जांपल है, स्पीड की बात कर लेते हैं सर। स्पीड सिंपल, बड़ा गहरा टॉपिक है भैया, बड़ा गहरा टॉपिक, मजा आएगा एकदम इसमें। कहने की बात क्या है? स्पीड, भैया एथलीट दौड़ रहे हैं, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई धीमे दौड़ रहा है, इसका मतलब क्या है सर? हमको कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है ना। हमने आपको बोल दिया कि भैया ऐसा करो, बुक कंप्लीट करके ले आना, कल चेकिंग करेंगे, बुक कंप्लीट करके ले आना, चेकिंग करेंगे। अब हो क्या रहा है कि आप जो है बुक जो है, कोई बच्चा 7 दिन बाद तक नहीं लेके आता है, 7 दिन बाद, फिर 10वें दिन पे लेके आता है, धोएंगे एकदम पकड़ के। तब भैया एक बच्चा जो है वो 10 दिन बाद बुक लेके आ रहा है चेकिंग कराने, एक बच्चा जो है वो आज बोला कल के कल ही बुक चेकिंग कराने लेके आ रहा है। अब आप मुझे समझाओ, अब आप मुझे समझाओ, किसकी स्पीड ज्यादा हुई, एक दिन में बुक लाने वाले की या 10 दिन बाद देने वाले की? है ना, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हो, एकदम करेक्ट जवाब बोल रहे हो कि सर यहां पे उसकी स्पीड ज्यादा हुई जिसने एक दिन में दिया, जिसमें कितने दिया, एक दिन में दिया, उसकी स्पीड ज्यादा हुई। लेकिन जिसने 10 दिन लगा लिया उसकी स्पीड क्या हुई? कम हुई। क्या हुई? कम हुई। उसकी स्पीड क्या हुई? कम हुई। इसका मतलब क्या है सर? स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। तो सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? देखो डेफिनेशन रट्टा मानने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला याद कर लो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको समझना पड़ेगा बेटा कि देखो स्पीड और टाइम इनवर्स रिलेशन में है। सर इनवर्स प्रोपोर्शन 8th में पढ़ा था, इनवर्स प्रोपोर्शन 8th में पढ़ा था। जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी घटती है, दुश्मनी याद कर लो, इनवर्स प्रोपोर्शन दुश्मनी होता है ना। अब आप सोचो स्पीड और टाइम भी इनवर्स रिलेशन में है ना। आपको स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो आप क्या करोगे? स्पीड को बढ़ाओगे। भैया स्पीड को बढ़ाओगे तो स्कूल में पहुंचने में टाइम कम लगता है। आप धीमे धीमे साइकिल चला रहे हो तो स्कूल में पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, पहली बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। कहने का मतलब इनवर्स रिलेशन हो रहा है सर यहाँ पे। डिस्टेंस का और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना आप स्पीड बढ़ाओगे उतना डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा कवर होता है। डायरेक्ट रिलेशन हो गया सर, याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में। सीधा सीधा हो तो डायरेक्ट रिलेशन, ऑपोजिट में हो तो इनवर्स रिलेशन। अब यहाँ पे क्या बात आ गई सर? स्पीड और टाइम की। ऑब्वियस ही बात है सर, देखो यहाँ पे मुझे यही डेफिनेशन बोलनी है, यही फॉर्मूला से मुझे पूरी डेफिनेशन बनानी है। तो मेरे साथ बोलना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, है ना। इतना ही बोलना है हमको। सिंपल भाषा में क्या है? डिस्टेंस कवर कौन करेगा? तुम या मैं? भैया ऑब्जेक्ट करेगा, है ना। तो सर सिंपल भाषा में द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या तो आप बोल दो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, है ना। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सर इसका यूनिट याद बता दो आप हमको। सर यूनिट याद नहीं रहता, मैं यूनिट भूल जाता हूं। भाई फॉर्मूला याद कर ले, पूरा यूनिट याद हो जाएगा। सर डिस्टेंस किस में मेजर होता है? सर डिस्टेंस का यूनिट होता है मेजर करने के लिए मीटर, ऐसा यूनिट होता है मीटर। सर टाइम को किस में मेजर करते हैं? सर आवर में करते हैं, डे में करते हैं, मिनट में करते हैं, पर हम किस में करेंगे? सेकंड में। क्यों? क्योंकि IUPAC ने बोला है ना। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स वही नक्की करता है भैया क्या कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। तो सर टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो गया? सेकंड हो गया। इसका मतलब क्या है सर? पूरे मेरे स्पीड का जो यूनिट है वो हो गया
मीटर अपॉन सेकेंड। भैया सेकेंड ऊपर आ जाएगा, 8वीं कक्षा में पढ़े थे सर, पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। इसके अलावा सर एक और चीज बता दो, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस बिटवीन आता है सर। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑल्सो स्पीड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड। आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो इस पे आपकी स्पीड डिपेंड करती है। भाग मिल्खा भाग को देखिए, एकदम एकदम हमारे मिल्खा सिंह को देखिए। कहने की बात क्या है सर, स्पीड पूरी डिपेंड करती है कितना डिस्टेंस कवर करते हो, कितने टाइम में करते हो, है ना। तो यहाँ पे सर पता चल गया स्पीड, है ना। लेकिन सर यहाँ पे देखिए खाली स्पीड से काम नहीं चलेगा। अगर हमने आपको बोल दिया कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि गाड़ी में ऐसा कौन सा डिवाइस है, गाड़ी में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो स्पीड मेजर करके बताता है, तो आपकी जो ऑटोमोबाइल इंजन में, कार में, एक्टिवा में जो ऐसे कांटा दिख रहा है ना, स्पीडोमीटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। तो सर स्पीड कौन बताएगा? सर स्पीड कौन बताएगा? स्पीड इज गिवन बाय स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर सर जो मुझे डिस्टेंस बता रहा है, जो मुझे डिस्टेंस बता रहा है, बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, डिस्टेंस बता रहा है ओडोमीटर। कौन बता रहा है? ओडोमीटर, है ना, जिसके नंबर चेंज होते रहते हैं। 10 किलोमीटर मतलब वो 95393 ऐसे बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं ना, वो ओडोमीटर है, ठीक है। और एक होता है जो स्पीड बताता है, स्पीडोमीटर है। तो सर दोनों में फर्क है, पर सर केवल स्पीड से काम चलता नहीं है फिजिक्स में, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, बड़ा विवाद वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको सिर्फ प्यार से समझने की कोशिश कीजिए। हु इज द बेस्ट बैट्समैन? है सर, अब देखो भैया, चीकू विराट कोहली जी की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे हमारे थाला एमएसडी की बात कर रहे हैं। कहने की बात क्या है भैया, दोनों ही बेस्ट है। पर आप अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया चीकू जिस मैच में सेंचुरी मान लेगा, इंडिया की जनता बड़ी खराब है, जिस मैच में सेंचुरी मान लेगा उसमें उसको भगवान मान लेगी। लेकिन जिस मैच में 10 रन पे आउट हो जाएगा तो फैंस के अलावा बाकी जितने दुनिया वाले हैं, फैंस तो भैया हमेशा प्यार करेंगे, 0 रन पे आउट होगा तो भी प्यार करेंगे। कहने की बात क्या है, बाकी दुनिया वाले 10 रन पे उसको खराब मानेंगे, है ना। अगर ये 56 रन मार के आउट हो गया तो उसको खराब मानने लगेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आप केवल इन नंबरों से जज नहीं कर सकते कि कौन बेस्ट बैट्समैन है। अगर आपको जज करना है तो मैं सिर्फ एक आधी मैच से आपका जज नहीं होगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे अगर कोई टीचर है, सिर्फ एक दिन अच्छा पढ़ाएंगे, बाकी दिन नौटंकी करेंगे, आराम करेंगे, तो जज ही नहीं होगा कौन अच्छा टीचर है। कहने के मतलब क्या है कि आपको रोज उसके काम को मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर रोज रोज मुझे किसी चीज को मॉनिटर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके घर से निकले, आपने देखा एक्टिवा की स्पीड में 40 पे चला रहा हूं, आज मैंने मैक्सिमम स्पीड 50 पे चला ली, है ना, 80 पे चला ली, तो आप बोलोगे कि मम्मी मैं तो स्कूल से घर आया था, है ना, 80 की स्पीड पे आया था। भाई तू पूरे रास्ते 80 पे था? पॉसिबल है कि पूरे रास्ते 80 पे होगा? आगे भैंस आएगी घुसा दोगे उसको? पॉसिबल ही नहीं है ना। कहने का मतलब क्या है, हम सब जीवन में कभी एक्यूरेट नहीं हो सकते, इसके लिए हमेशा एवरेज लिया जाता है। अगर मैथ्स पढ़ चुके हो तो मैथ्स में आपने पढ़ा था व्हाट इज मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू याद करिए। मीन वैल्यू का मतलब क्या था सर? सिंपल सा मतलब होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको चीकू बेस्ट खिलाड़ी है या नहीं निकालना है तो भैया उसके सारे मैच को प्लस कर दो, 100 को 10 को 56 को, 100 को 10 को 56 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब बताओ ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी उसने कितनी मैच खेली है, 1 2 और 3, तो नीचे क्या कर दो, 3 कर दो। इसका मतलब क्या है, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110, यहाँ पे 50 और ऐड कर देंगे तो 166 हो जाएगा। तो 166 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। जब आप 166 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा 15, 1 बचा, अगेन 3 5 जा 15 होता है। पॉइंट कितना बचेगा, 1 बचेगा, 0 देंगे, 0.333 समथिंग कुछ भी आएगा, यानी 55 आ गया इसका एवरेज वैल्यू। इसका मतलब अगर चीकू ने किसी मैच में 100 रन मारे, 10 रन मारे, 56 रन मारे, तो यहाँ पे 100 वाला देख के आप उसे अच्छा नहीं बोल सकते, 10 वाला देख के आप उसे खराब नहीं बोल सकते, आपको उसका एवरेज चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे थाला का आप क्या कर लीजिए, कोई भी 3 मैच का एवरेज निकाल लीजिए, एग्जांपल देते समझने के लिए। इसका मतलब हम कभी भी किसी को बोल नहीं सकते एक आधी मैच पे कि वो बेस्ट है या नहीं, हमको हमेशा निकालना पड़ेगा उसका एवरेज, है ना। क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, है ना। हिंदी में कमेंट्री करते हैं क्रिकेट में, बोलते हैं इसकी ये औसत है, औसत माने उसकी एवरेज है ना भैया। एवरेज पे पूरा गेम है। अगर जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका ज्यादा होगा उतनी आपकी एवरेज क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। तो सर कंटेंट पे फोकस करेंगे फिर से। एवरेज स्पीड क्या है सर, सिंपल भाषा में भैया अगर मुझे कंपेयर करना है एवरेज स्पीड कितनी है, तो अगेन एवरेज स्पीड कितनी है, वेलोसिटी लिख दिया गलती से यहाँ पे, है ना, मिस्टेक के लिए सॉरी बोलेंगे यहाँ पे आपसे। एवरेज स्पीड की बात की तो सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल भाषा में इस पे क्वेश्चन आता है। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है TD अपॉन TT। क्या याद रखना है आपको, TD अपॉन TT। क्या याद रखना है, जल्दी से मेरे साथ बोलो, TD अपॉन TT, है ना, TD अपॉन TT, है ना सर। TD अपॉन TT बोलेंगे। TD क्या है सर, TD है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड
अपॉन उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम आपने लिया। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड, इज नोन एज एवरेज स्पीड। बोलो एवरेज स्पीड क्या है, पता चल गया होगा सर, रेशियो है, रेशियो यानी तुलना की है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की, तो उसे आप बोलते हो एवरेज स्पीड, है ना। तो आप समझ जाइए, कभी भी आप स्पीड को ऐसा नहीं बोल सकते मैं 80 की स्पीड पे चला के आया एक्टिवा, आप बोल ही नहीं सकते। आप ऐसा करिए, हर एक उस टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया और आपको उसको पहुंचने में टाइम कितना लगा, है ना। जैसे आपकी स्कूल मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर है ना, आपको घर पे पहुंचने में क्या लगा, आपको घर पे पहुंचने में मान लीजिए इस 10 किलोमीटर को कवर करने में 1 घंटा लग गया, है ना। तो हुआ क्या कि सर 10 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया सर, सिंपल भाषा में 10 किलोमीटर अपॉन 1 आवर को अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे मम्मी मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घर पे आया हूँ, है ना, मतलब आप बहुत धीमे धीमे आए हो, अच्छी बात है, ठीक है। या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, है ना। कई बार बच्चों का डाउट होता है, हालांकि उस पार्ट को मैं न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ कि कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं और क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा, आपको न्यूमेरिकल वाला सेशन देखना पड़ेगा। एवरेज स्पीड के बाद बात करते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। अब देखिए भैया फर्क है, भैया फर्क है। मैंने यहाँ पे देख लिया कि जो मुन्नी है वो कार लेके जा रही थी, है ना भैया, मुन्नी से डरिए, कार लेके जा रही थी, ठोक देगी आपको कभी भी कभी भी ठोक सकती है। तो कहने का मतलब क्या, अगर मुन्नी जा रही थी, मैंने ऐसा देखा कि भैया मैंने मुन्नी को देखा, मुन्नी 80 की स्पीड में कार लेके जा रही थी। अब ये जो मैंने बोला ये स्पीड है, स्पीड है। पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुन्नी 80 की स्पीड में, मुन्नी 80 की स्पीड में ये सिनेमा हॉल की तरफ जा रही थी, है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुन्नी 80 की स्पीड में या मुन्नी 100 के स्पीड में नेशनल हाईवे पे ट्रैवल कर रही थी, या मुन्नी 100 के स्पीड में बापूनगर 4 रास्ते से निकली थी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको ऐसा पीछे अगर जगह का नाम दे रहा हूं, इट मींस मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं। अगर मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि मुन्नी 80 की स्पीड में, है ना, लाल बहादुर शास्त्री रोड से निकली, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको डायरेक्शन भी आ गया, है ना। इसका मतलब क्या है, आपको मैंने डायरेक्शन भी दे दिया। तो सर स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर मैं बोलता हूं कि भैया सिर्फ जो गाड़ी है वो चल रही है 25 मीटर पर सेकंड पे, तो इट इज स्पीड। पर अगर ऐसा बोल दिया कि दिस कार विच इज ट्रैवल्ड बाय मुन्नी, मुन्नी जो है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, पर वेस्ट की तरफ, कहां जा रही है, वेस्ट की तरफ, तो वो हो गया वेलोसिटी। अब आप मुझे बताइए रोजाना जिंदगी में क्या काम आएगा, स्पीड काम आएगा कि वेलोसिटी काम आएगा। भैया एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, सर ये तो केवल वैल्यू बता रहा है कि 25 की स्पीड से कार जा रही थी। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे, मुन्नी जो है 25 की स्पीड से गाड़ी चला के भाग रही थी, भैया कहां भाग रही थी, भैया वेलोसिटी चाहिए कि 25 की स्पीड से गाड़ी चला के, है ना, बिंडी बाजार के मार्केट से गई, तो अब क्या हो गया, डायरेक्शन आ गया। तो हमको रोजाना जिंदगी में काम क्या आता है, काम क्या आता है, वेलोसिटी आता है। तो सर सबसे बेस्ट क्या भैया, वेलोसिटी। अब इसकी चर्चा कर लेंगे, सर वेलोसिटी क्या है। सर वेलोसिटी सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर सिंपल भाषा में जैसे स्पीड आप हमको पढ़ाए थे, स्पीड आप हमको पढ़ाए थे, वैसे ही वेलोसिटी है, वैसे ही क्या है, वेलोसिटी है। सर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इसी को बोल दीजिए, आपका डेफिनेशन बन जाएगा, है ना। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, सिंपल भाषा में। अब बात करेंगे सर यहाँ पे कि इसका यूनिट क्या होता है। तो देखो सेम वेलोसिटी की भी कहानी स्पीड के जैसी है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। पर फर्क है सर, स्पीड में सिर्फ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी तो है ही, इसके साथ साथ में सर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी, स्पीड हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। स्पीड हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। पर सर वेलोसिटी की बात की जाए तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। बोलो इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए हमारे बच्चों को, जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। सर जैसे एवरेज स्पीड है उसका कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट एवरेज वेलोसिटी का है। तो बिना कोई फॉर्मूला लिखे बच्चे मुझे यहाँ बता सकते हैं कि स्पीड में आ रहा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टीडी अपॉन टीटी। तो सर एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला वही होने वाला है, एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला वही होने वाला है, टीडी अपॉन टीटी। क्या होने वाला है, टीडी अपॉन टीटी। अब सर टीडी क्या है, टीटी क्या है भैया, टीडी देख लो यहाँ पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो है टोटल टाइम, अपॉन जो है टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। सर इसका एक और मतलब है, अब आप सोचिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं यू और वी में, है ना, मैं और तुम की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यू और वी में, है ना। अब आप बोलोगे सर यू क्या है, सर यू स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सर वी स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। चलिए थोड़ा सा एक समझना पड़ेगा कि आप आपके घर से निकले
बाजार गए, वापस से घर आ रहे हैं। अब आप समझ जाइए अलग अलग केस है। इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे, इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है डिपेंड करती है पूरी की पूरी ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पे। जैसे अगर यहाँ पे हम खड़े हैं, है ना, अपने आप को जरा ज़्यादा सुंदर नहीं बनाएंगे, और है ना हमने यहाँ पे आपको क्या किया, ऐसे गाड़ी पे जाते हुए देखा, है ना, भैया मस्त एकदम सेक्सी सी गाड़ी दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना। अगर हमने आपको देखा कि आप है ना गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, बराबर, अब क्या हुआ, आप गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, यानी सर हम कौन हो गए? हम हो गए भैया ऑब्जर्वर, है ना। हम कौन हो गए? ऑब्जर्वर हो गए। कौन हो गए? ऑब्जर्वर हो गए। यानी ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को जिस स्पीड पे देखता है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। अगर मैंने पहली बार आपको 80 की स्पीड से निकलते हुए देखा, मैं बोलूंगा साला 80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। मैंने पहली बार आपको बेसमेंट में देखा, आप खड़े थे एकदम ऐसे दोस्तों से बातें कर रहे थे, मैं बोला भैया जीरो इसकी वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अभी रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो सर ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को पहली बार देखता है वो होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। पर सर फाइनल वेलोसिटी क्या है? अगर आप यहाँ पे बाजार से अपने घर पहुंच गए, अगर बाजार से आप अपने घर पहुंच गए, ऑब्वियस सी बात है घर पहुंच के आप गाड़ी को बंद कर दोगे, गाड़ी को बंद कर दोगे तो आपका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आप रुक जाओगे। पर मैं ऐसा बोल रहा हूं, रुकने से ठीक पहले, रुकने से ठीक पहले आप 40 की स्पीड पे हो सकते हो, 50 की स्पीड पे हो सकते हो, 60 की स्पीड पे हो सकते हो, 10 की स्पीड पे हो सकते हो। तो वो जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे कि कौन देखा, किसने देखा, क्या सिचुएशन है ना। तो न्यूमेरिकल में ब्रह्मास्त्र देंगे तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन आएगा नहीं। पर अभी के लिए आपको ये जरूर समझना पड़ेगा बच्चों कि सर एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है, इसको हम वी एवरेज भी लिखते हैं। वी एवरेज, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम नहीं दिया हुआ है तो मैं इसका यूज कर सकता हूं। किसका? यू और वी का। चलो यू और वी कितनी वेलोसिटी है सर? दो। इनिशियल कितनी वेलोसिटी है? यू। फाइनल वेलोसिटी जो दी होगी वी। तो सर ये तो वही मीन का फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताओ कितनी ऑब्जर्वेशन है सर? एक और दो, तो नीचे क्या आ जाएगा? 2। तो ये भी एक और फॉर्मूला है, वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, जो आपको पता होना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों को। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? जी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसको समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है ना। रेट माने सर किस गति से या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, रेट ऑफ चेंज। अब देखो चेंज दो प्रकार के होते हैं। चेंज जो है भैया दो प्रकार के होते हैं, या तो बढ़ भी सकता है, या तो बढ़ भी सकती है वेलोसिटी, या तो घट भी सकती है ना। जैसे हम सर क्या करते हैं, अगर हम 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे, आगे एक छोटा सा बेचारा, है ना, कोई जानवर आ गया, है ना, कोई आंटी आ गई, कोई कुत्ता आ गया, तो हमने हमारी क्या की ब्रेक मारी, तो 40 से आपकी जो स्पीड है वो क्या हो गई? 20 पे आ गई, 10 पे आ गई। तो मतलब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। वेलोसिटी जब कम होती है, डिक्रीज होती है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ओके, जो कि आपके केस में नहीं, आप उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन समझ लो। अब सर देखो, कभी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल आप सोचो, आप एक्टिवा चला रहे हो, अब 40 की स्पीड पे चला रहे हो, हाईवे पे है, आपका दोस्त आपसे आगे निकल रहा है, आप रूम करके ऐसे एक्सीलरेटर दोगे, भैया स्पीड 40 से कितनी हो गई? 100 हो गई, 80 हो गई, है ना। कहने का मतलब सर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो भी उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो भैया इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है सर? चेंज इन वेलोसिटी। तो ऐसा मान के चलो, आप लोग अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो कि आप घर से ऐसे 40 की स्पीड पे निकले, यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होती है, वो चेंज होती नहीं है। मतलब मैं 40 की स्पीड से गाड़ी लेके निकला, है ना, तो गोलमाल पिक्चर का वो सीन आएगा, गोलमाल पिक्चर 3 का, है ना, उसमें उसको हाथ चौड़ गए थे, उसके याद है? गोलमाल 3 के पिक्चर में उसका सीन था, ऐसे हाथ चौड़ गए थे और वो लेके चल रहा था। अब उसके कंट्रोल में ही नहीं है वो चीज़, जो वो ओशन के पास है ना, समुद्र के पास वो लेके निकला था, जो चलाते हैं बोट वगैरह जैसा होता है वो, है ना, नाम नहीं पता उस काम को, पर जैसे ऐसा वो लेके निकला। अब हुआ क्या कि मान लो लेट सपोज आप आपके घर से निकले 40 की स्पीड पे, पापा ने ऐसा सेट कर दिया कि भाई स्पीड 40 रहने वाली है। जैसी गाड़ी चालू किया 40 की स्पीड पे निकल गए। अब क्या होगा? सोचो 2 मिनट के लिए, आगे गाय आई टकरा गए, आंटी आई टकरा गए, ट्रैफिक आया टकरा गए, आप रोक तो सकते नहीं हो, कम तो कर नहीं सकते हो। तो भैया क्या हो गया? आप और हम मिलकर कभी कांस्टेंट चल सकते नहीं है, हम यूनिफॉर्म मोशन कर सकते हैं नहीं है। कौन कर सकता है? एंड पे बताता हूं वीडियो के। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसके अंदर वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट, चेंज होती नहीं है। पर याद रखना, तुम और हम जीवन में कौन सा मोशन करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ये क्या हो सकती है? या तो बढ़ सकती है, पॉजिटिव होगी, या तो घट सकती है, नेगेटिव होगी, पर कभी जीरो नहीं होगी,
है ना। वेलोसिटी जीरो मतलब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है भाई, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है मतलब रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब डिस्टेंस ही नहीं हुआ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वेलोसिटी का तो दूर दूर तक नामो निशान आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है सर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या बनता है सर, चेंज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनता है, सिंपल फॉर्मूला बनता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। 2 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी, बताओ एक्सेलरेशन के बारे में। तो आप डेफिनेशन ऐसे चिपका देना, है ना, ये एक दो जो लाइन हमने लिखी है वो लिख देना। यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट रहती है वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, कभी जीरो नहीं होगी, है ना। सर चेंज इन वेलोसिटी, सर टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के साथ अगर वेलोसिटी का चेंज होता है तो भैया वो हो जाता है एक्सेलरेशन। क्या हो जाता है वो, एक्सेलरेशन, है ना। द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब सर देखो वेलोसिटी का चेंज बोला है यहाँ पे, वेलोसिटी का क्या बोला है, चेंज बोला है। तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय ए। इसके अलावा आपको एक और चीज माननी पड़ेगी कि सर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में आ रहा है वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो सर एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद सर यहाँ पे बात करते हैं एक्सेलरेशन ए से डिनोट होता है, ए से, किससे डिनोट होता है, ए से। अब बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव। तो आप सोचो आप पहले कौन सी वेलोसिटी पे थे, इनिशियल वेलोसिटी पे, सर बाद में क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया आपका जो भी चेंज है वो मुझे निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, v माइनस यू। जैसे मान लो आपकी एज है 15 साल, ओके, आपके पापा की एज है 40 साल। अब मैं बोलूँ मुझे दोनों का डिफरेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, आप 15 माइनस 40 करोगे या 40 माइनस 15, जल्दी बताओ, ये करोगे या ये करोगे। ऑब्वियस ही बात है ना सर, 40 माइनस 15 करेंगे, 15 माइनस 40 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा सर, एज नेगेटिव हो ही नहीं सकती, है ना। मैक्स की इक्वेशन में भी आपने इस चीज को देखा हुआ है। 40 माइनस 15 करेंगे तो क्या होगा सर, 40 माइनस 15 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, यानी हमारे और हमारे पिताजी की एज में डिफरेंस आ गया 25 का। सेम उसी तरह से सर मुझे हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, तो वहां पे आ जाता है v माइनस यू। क्या आ जाता है, v माइनस यू। तो यहाँ पे भी सर फॉर्मूला में चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस यू। सर टाइम को डिनोट करते हैं t से, तो दिस विल बी माई फॉर्मूला, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। अब आप बोलोगे सर ऐसा यूनिट बता दो, ऐसा यूनिट बता दो। सर ने सिखाया था कभी भी कुछ गोखन पट्टी करवाएंगे नहीं, गोखन पट्टी नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे, समझेंगे एकदम अच्छे समझेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। तो सर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, सर सिंपल भाषा में बात करेंगे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। सर देखो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। सर टाइम का अगेन, टाइम का भी यूनिट क्या होता है, अगेन सेकेंड होता है। अब आप सोचो दो, ये वाला जो सेकेंड है ये ऊपर के भी ऊपर है, कहाँ आ जाएगा, नीचे, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो सकता है, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो m इंटू एस माइनस टू, दोनों ही करेक्ट है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी करेक्ट है और m इंटू एस माइनस टू दोनों करेक्ट है, दोनों हमारे एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सेलरेशन के बारे में 2-3 मार्क में, तो आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिख सकते हैं, बाद में उसकी जो ये फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में आई है वो लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है वो लिख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये एक दो जो लाइनें हमने लिखी लिख सकते हैं। तो 3 मार्क का आपका मस्त एकदम आंसर रेडी होकर तैयार है यहाँ पे। पर अब बात करते हैं सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर क्यों जरूरी है, हमको समझना पड़ेगा ग्राफ के फॉर्म में कि कैसे कोई हमको जो अगर कोई भी चीज़ को डिलीवर करना है, फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करना है, तो हम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है, आपको एकदम सिंपल वे में समझना पड़ेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केसेस को समझो पहले अच्छे से। पहले वाले केस में क्या दिख रहा है कि सर देखो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम यानी s अपॉन टी का ग्राफ है। अब आप मुझे ये बताओ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को आप बोलते हो s वर्सेस टी ग्राफ। अब आप मुझे बताओ s वर्सेस टी यानी s अपॉन टी यानी डिस्टेंस अपॉन टी होता क्या है, स्पीड होता है कि नहीं होता है, या अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलता तो ये वेलोसिटी हो जाता। कहने का मतलब ये जो भी ग्राफ में आपको दर्शाया जा रहा है वो है क्या, एक्चुअली में उसकी स्पीड है। अब आप मुझे बताओ कि जितना डिस्टेंस है जितना टाइम है वो दोनों सेम सेम कवर हो रहा है, वो दोनों क्या हो रहा है, सेम सेम कवर हो रहा है। तो आप बोलोगे ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो डिस्टेंस वर्सेस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, बराबर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी पहले जो यहाँ पे डिस्टेंस था टाइम के साथ कम कवर हो रहा था, थोड़ा ज़्यादा कवर हुआ, थोड़ा टाइम बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये डिस्टेंस वर्सेस टी यानी s अपॉन टी का जो ग्राफ है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हमको देखने मिल रही है। पर देखो ये क्या था, शुरुआत के टाइम पे यहाँ पे टाइम और जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, बराबर, अब आप नोटिस करना जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पर एक टाइम पे जाके वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या, ये वाले डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में भी क्या किया गया सर, एक्सेलरेशन बताने की कोशिश की गई है, बराबर। पर अगर देखो डायरेक्ट हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म माने एक झटके में एक जैसा हो रहा है, पर ये क्या हो रहा है सर, नॉन यूनिफॉर्म है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी मतलब बोलते हैं ना नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। एग्जाम्पल, अगर आपको केस याद हो हमारे ड्राइवर वाला, तो देखो अगर मैं आपको इसका सिंपल मतलब समझाऊं कि अगर आप आपकी स्पीड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हो, थोड़ा थोड़ा, जैसे लेट सपोज 8 बजे, 9 बजे, है ना, 10 बजे, अब आपकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना। पहले कितनी थी सर, पहले 20 की स्पीड पे चला रहे थे, बाद में 9 बजा तो हम 40 की स्पीड पे चलाने लगे, 10 बज गया तो हम 60 की स्पीड पे चलाने लगे, मतलब 80 की स्पीड पे चलाने लगे। अब हो क्या रहा है, आप धीरे धीरे करके अपना स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हो। जैसे 0 और 20 से लेके 40 के बीच में आपने आपकी स्पीड को 20 जितना इंक्रीज किया, पर 40 से लेके 80 में आपने कितना इंक्रीज किया, 40 जितना इंक्रीज किया। यानी आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हो, पल पल बढ़ा रहे हो, है ना। पर ये वाला जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये बिल्कुल सिंपल है। ये किसके लिए शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अब आप नोटिस करना, लेट सपोज यहाँ पे मैं टाइम बना देता हूँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। हो क्या रहा है कि बच्चा अपने घर पे था, लेट सपोज उसका जो घर है वो 10 मीटर ऊपर है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। यानी देखो 8 बजे भी वो बंदा 10 मीटर ऊपर था, 9 बजे भी उतना ही था, बराबर, 10 बजे भी उतना ही था, आगे 11 बज जाएंगे तो भी उतना ही होगा। यानी क्या हो रहा है सर, समय हमेशा बढ़ता जाएगा। आप सो रहे हो, सुबह स्कूल नहीं गए हो, छुट्टी पाड़ दी आपने, तो क्या होगा, समय आगे बढ़ता जा रहा है, पर आपने छुट्टी पाड़ दी तो आप सो रहे हो, तो आप रेस्ट पे हो, है ना। मतलब सर टाइम के साथ आपकी पोजीशन में चेंज आ रहा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला पोजीशन बोलते हैं जहां पे वो क्या हो जाता है, रेस्ट पे आ जाता है। अब यहाँ पे चलो समझते हैं इसको अच्छे से, लास्ट में गुरु मंत्र दे दूंगा कि सारे ग्राफ को कैसे याद करना है। अब बात आ जाती है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, किसकी आ जाती है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, क्या वर्ड आ गया, यूनिफॉर्म मोशन। सर थोड़ी देर पहले ही आप हमको बताए थे यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड या वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट माने जो कभी चेंज होगी नहीं, कभी चेंज होगी नहीं, कांस्टेंट। माँ बाप के लिए उनके बच्चों का प्यार हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, एक जैसा। तो कहने की मतलब क्या है सर, देखो टाइम अलग अलग पीरियड पे बढ़ रहा है, टाइम T1 T2 ले लो, है ना। लेट सपोज 8 बजे जो ड्राइवर है बस उसने चालू की थी, 9 बजे चालू की थी, 10 बजे चालू की थी, सर पहले भी 40 की स्पीड पे था, है ना, बाद में 9 बज गए तो भी 40 की स्पीड पे है, सर 10 बज गए तो भी 40 की स्पीड पे। मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ना ही स्पीड बढ़ रही है ना ही स्पीड घट रही है ना। तो इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन सर अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के अलग तरीके के फॉर्म में। यहाँ पे देखने मिल रहा है मुझे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, पल पल बढ़ते जाना, और यहां पे क्या होता है सर, डी एक्सेलरेटेड मोशन। देखो दोनों का ही अपनी जिंदगी में बड़ा यूज है। एक एग्जांपल समझना है यहाँ पे कि देखो टाइम t1 के साथ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे v1 होगी, है ना, यहाँ पे क्या होगी, v2 होगी, टाइम t2 है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये वाला पॉइंट पे क्या आया सर, यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंक्रीमेंट है ये वाला, है ना, फिर बाद में ये वाले पॉइंट पे क्या आया, वो टाइम t2 पे आया। सर एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है सर, यूनिफॉर्मली यानी आपको पता है कि आज अगर मैं पढ़ने बैठा हूं, मैं शुरुआत से ही सोचूंगा 6 घंटे पढ़ना है, तो पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप ऐसा सोचो आज से सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, है ना, फिर 5 का डबल कर दो 10, कल कितना मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट पढ़ूंगा, फिर कितना मिनट पढ़ूंगा, 15 मिनट पढ़ूंगा, है ना, 10 का डबल कर दो 20 मिनट पढ़ूंगा, 20 के बाद कर दो 40 मिनट पढ़ूंगा। तो हो क्या रहा है, आप अपने टाइम को बढ़ा रहे हो। पर ऐसा नहीं है कि आज आप 5 मिनट पढ़ने बैठे थे तो कल सीधा 10 घंटे पढ़ने बैठ गए, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना, आप धीमे धीमे करके बढ़ा रहे हो, है ना। आप ऐसा सोच लो कि मैं दिन का रोज का 10-10 मिनट टाइम बढ़ाऊंगा। आज मैं 10 मिनट पढ़ने बैठा, कल फिर 10 मिनट बैठूंगा, है ना, मतलब समझो 10 और 10 कितना हो गया, 20 मिनट बैठूंगा, फिर वापस 30 मिनट बैठूंगा, फिर वापस अगले चौथे दिन 40 मिनट बैठूंगा। तो एट द एंड ऑफ द वीक 6 दिन के बाद आप पूरा 1 घंटा पढ़ने बैठने के सक्षम हो जाओगे। तो आपने आपके पढ़ाई के रेट को क्या किया, यूनिफॉर्मली बढ़ाया। इसके लिए हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपको कोई बैड हैबिट छोड़नी है तो उसके लिए आ जाता है डी एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब हो क्या रहा है डी एक्सेलरेटेड मोशन में, यहाँ पे यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, पल पल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बता दूं, इस केस में आपको सीधी लाइन बनानी है ना, डी एक्सेलरेटेड का मतलब होता है नीचे आ रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। जैसे आपका स्क्रीन टाइम चेक करो, आपको मिलेगा 5 घंटा 6 घंटे का स्क्रीन टाइम, तो एकदम से मत कम करो। पहले आप 6 घंटे का स्क्रीन टाइम था तो ट्राई करो कि सर वो कुछ भी करके 5 घंटे का ही हो।
सर अगले दिन ट्राई करेंगे, पूरा वीक ट्राई करेंगे कि वो स्क्रीन टाइम 5 घंटे के ही आए, कोई भी एक आधा एप्लीकेशन यूज करना बंद कर देना, है ना। फिर अगले वीक ट्राई करना कि अब मेरा स्क्रीन टाइम 4 घंटे ही आए, उसके अगले वीक ट्राई करना कि स्क्रीन टाइम 3 घंटे ही आए। इसका मतलब होगा क्या, करीबन 1 महीना लगेगा। आप 1-1 घंटा अगर रोज के वीक से कम करोगे, पर आप देखोगे विद इन 1.5 मंथ आपका जो स्क्रीन टाइम एक टाइम पे 0 तो कभी नहीं होगा, हम थोड़ा बहुत तो चलाने वाले हैं, पर आप देखोगे बहुत कम हो जाएगा। जहां आप 6 घंटा यूज कर रहे थे वहां आप 1 घंटा कम यूज कर रहे हो एक वीक में। तो हो क्या रहा है, आपने आपकी बैड हैबिट को कम भी किया, पर ऐसा ही नहीं कि फोन यूज करना बंद कर दिया, रख दिया, लॉकर में डाल दिया, गलत हो गया ना, वो तो आपकी हैबिट ही नहीं है वो। तो हमेशा हमको करना है यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन, यानी धीमे धीमे करके मुझे क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। अब बात करेंगे सर ये अगर एक झटके में करना हो तो देखो नॉन यूनिफॉर्म तरीका भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म तरीका क्या होता है, सिंपल वे में, यहाँ पे समझो आज आप यहाँ पे हो 0 पे, आपने एक मोटिवेशन वीडियो देखा, आज आप यहाँ पे पहुंच गए, है ना। फिर आपको लगा कि नहीं भैया जिंदगी में थोड़ा बहुत तो अभी मैं पहले फेल होता था, अब मैं तो थोड़ा पास होने लगा, तो फिर से जीवन नॉर्मल चल रहा है। फिर से किसी संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लिया और आप ऊपर जाने लगे, यानी देखो इसमें भी इंक्रीज ही हो रहा है, पर कोई फिक्स नहीं है, कभी कम इंक्रीज हुआ, कभी ज्यादा हुआ, कभी और ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब फिक्स तरीके से नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वे से हो रहा है। ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पे भी जब डिक्रीज हो रहा है तो आपने सोचा कि भैया देखो आज से मैं मोबाइल यूज करता था, है ना, मोबाइल यूज करता था, अब मैं क्या कर दूंगा, मोबाइल तो तिजोरी में रख दूंगा, मोबाइल तिजोरी में रख दूंगा, एकदम बंद करके रख दिया लॉकर में। पर फिर किसी दोस्त का बर्थडे आ गया, आपने फिर मोबाइल ले लिया, पर फिर आपने क्या सोचा कि नहीं भैया अब मैं फिर से रख दूंगा, तो आपने फिर से और 2 महीने के लिए फोन रख दिया। तो हो क्या रहा है, आप उसको बंद तो कर रहे हो आपकी बैड हैबिट को, बट कोई तरीका नहीं है, जैसे तैसे कर रहे हो, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म वे से करने से बेटर है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और यहाँ पे हो गया नॉन यूनिफॉर्म तरीके से डी एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो पता चला, है ना। तो ग्राफ आई थिंक आपको मैंने यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम से समझाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ग्राफ का मेन पर्पस क्या है, आपको रिप्रेजेंटेशन करके बताए चीजें क्या हो रही है। पर मैं बोलूँ अगर आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाते नहीं आ रहा है, पर इतना दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा इस केस में। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, हर बार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो एरिया एनक्लोज हुआ है। अगर मैंने आपको बात की यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, किसकी बात की मैंने आपको यहाँ पे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो भी एरिया कवर होता है, अगर आपको यहाँ पे जो भी एरिया कवर होता हुआ दिख रहा है, ये जो अभी मैंने यहाँ पे एरिया कवर किया ABC, है ना, तो यहाँ पे ये जो एरिया मैंने कवर किया ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है ना। इस पॉइंट से लेके अगर मैं बात करूँ, है ना, इस पॉइंट तक, है ना, यहाँ पे इस पॉइंट तक, तो वो बताता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो हमेशा याद रखना, 1 मार्क का सिंपल क्वेश्चन आता है ना, कि द एरिया एनक्लोज बाय बिटवीन 2 इंटरवल इन VT ग्राफ इट ऑलवेज शोज डिस्प्लेसमेंट। वो क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ठीक है, कि कितना डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वही लॉजिक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन t जो आप देख रहे हो, तो वो क्या शो करेगा, डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। पता चल रहा है। तो यहाँ पे VT वर्सेस ग्राफ में आपको हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट देखने मिल जाएगा। पर सर हमारा डाउट ये था कि इतने भारी भारी ग्राफ को हम याद कैसे करेंगे, कौन सा ग्राफ किसका था, कौन सा ग्राफ किसका था। सर उसका ब्रह्मास्त्र दे दो, सर ब्रह्मास्त्र दे दो। तो यहाँ पे देखो गुरु मंत्र जो है आपको हम देने जा रहे हैं। ग्राफ को याद रखने का सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना एंड पे। अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड आ जाए कि आपको यूनिफॉर्म ग्राफ बनाना है, यूनिफॉर्म, है ना, तो हमेशा याद रखना यूनिफॉर्म ग्राफ में आप देख लो, हर एक यूनिफॉर्म ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। क्या बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है ना। लेकिन सर यहाँ पे अगर मेरे को बोला जाए नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म आपको बनाना है, तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर भी क्या होता है, तरीके होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आप क्या करोगे, इररेगुलर लाइन बनाओगे, या तो इररेगुलर बनाओगे, या तो कैसी लाइन बना दोगे, जिगजैग बना दोगे, जिगजैग वाली लाइन बना दोगे। पर सर अब मुझे ये डाउट आएगा कि यूनिफॉर्म में मुझे लाइन ऊपर बनानी है कि नीचे बनानी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए एक्सेलरेटेड, क्या आ जाए, एक्सेलरेटेड वर्ड बोला जाए, या आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड, तो आप समझ जाना, अगर एक्सेलरेटेड वर्ड आपको दे देते हैं तो सिंपल कहानी बन जाती है हमारी कि एक्सेलरेटेड में क्या होता है सर, एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हमेशा ग्राफ अपवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ। कैसा बनाना है, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ आप ग्राफ बना दोगे। लेकिन अगर डी एक्सेलरेटेड वर्ड बोला, यानी वो डिक्रीज हो रहे हैं, वेलोसिटी कम हो रही है, तो हमेशा डाउनवर्ड आएगा। कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ। कैसा आ जाएगा, नीचे की तरफ। कैसा आ जाएगा, नीचे की तरफ। इसके अलावा एक और चीज जरा समझना यहाँ पे, अगर आपको बोल दिया जाए वर्ड रेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्ट वर्ड में हमेशा याद रखना, अगर आपके ग्राफ में रेस्ट वर्ड आ गया तो रेस्ट वर्ड में हमेशा आपको
एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनानी है। अब आपको ये पता है एक्स एक्सिस वाली लाइन कैसी होती है ना। अगर आपने यहाँ पे ऐसे बना दिया ग्राफ ऐसे, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली, ये एक्स एक्सिस वाली, इसको आप एक्स लिखते हो, ऊपर वाली को वाई लिखते हो, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको ऐसे लाइन बना देनी है अगर वर्ड क्या आ जाता है रेस्ट। तो प्लीज मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इट इज द बेस्ट गुरु मंत्र एवर गिवन बाय एनी टीचर, है ना। अब आपको मैं फील करके बताता हूँ कितना ये गुरु मंत्र करेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ जाओ, अगर मैं को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो यूनिफॉर्म वर्ड से आप समझ जाओगे ग्राफ कैसा आने वाला है, स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेटेड वर्ड आया यानी कैसा आने वाला है, ऊपर आने वाला है। तो चलो चेक करते हैं ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। वी वर्सेस टी ग्राफ चेक कर लेते हैं, वी वर्सेस टी ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखो दिख रहा है, यूनिफॉर्मली और यहाँ पे आ गया एक्सेलरेटेड, है ना। इसका ग्राफ देखो आ गया ना, यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेटेड मतलब हमेशा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। अगर यूनिफॉर्म वर्ड बोला है पर वर्ड आ गया डी एक्सेलरेटेड, तो उसका मतलब होता है नीचे की तरफ। तो देखो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है ना। तो देखो गुरु मंत्र कितना सटीक है ना। आपको कोई भी ग्राफ अगर याद नहीं रहता है, या आपने सोच लिया कि सर मैं साइंस के लिए नहीं बनाऊं, मुझे तो कॉमर्स लेने आगे जाके, तो भैया ये ब्रह्मास्त्र आपके काम का है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी मदद से आप हमेशा बना लोगे ग्राफ को। तो आई होप बच्चों को समझ आ गया होगा। सो वी आर मूविंग टू सिंपल, क्या नाम है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपने ग्राफ वगैरह पढ़ा तो हम डेरिवेशन कराते थे पहले पूरा, है ना। ये ग्राफिकल वे से हम पूरा डेरिवेशन कराते थे कि कैसे फॉर्मूलाज आई। पर एनसीईआरटी के रैशनलाइज कोर्स में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जो आपको रिलेशन बताते हैं। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पॉटी नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आपको मेरे साथ याद रखना है, जो आपको रिलेशन देने वाला है, किसके बीच में रिलेशन देने वाला है, पोजीशन और टाइम के बीच में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। सर तीसरा इक्वेशन भी बता दो जो मेरे काम का आने वाला है मुझे, जिससे मैं न्यूमेरिकल कर पाऊंगा। तो वो हो जाता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको हम बाकायदा डिराइव करते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे कुछ स्कूल में अगर डेरिवेशन आ रहा हो तो मैं डेरिवेशन का भी पूरा वीडियो बना दूंगा। आप बच्चों के लिए मैं डेरिवेशन का एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, तो जिस स्कूल में आ रहा है उसको वो लोग बच्चे देख लेंगे, उसको कोई चिंता नहीं है ना। नॉलेज मिल जाएगा इससे आपको। अब देखो इसको रिलेशन क्या बोलते हैं, सिंपल वे में इसको समझते हैं। सर v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन इज नोन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड वाले को क्या बोलते हैं सर, s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस या पोजीशन, है ना भैया। s यानी डिस्टेंस, भैया यहाँ से सूरज 400 किलोमीटर पे है, तो 400 किलोमीटर दूर सूरज की पोजीशन आ जाती है। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या आ जाएगा, पोजीशन टाइम रिलेशन। फिर बात करते हैं सर अगेन यहाँ पे इक्वल टू के पास कौन है, s, पर ये u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो सर मतलब पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है थर्ड इक्वेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब ये अलग अलग रिलेशन बेटा आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। तो फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको करना है AGM मतलब अवश्य गोखी मारो, अवश्य गोखी मारो करना ही पड़ेगा। डेरिवेशन के लिए शॉर्ट अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं। ओके, पर बात करते हैं सर हमारे लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या वर्ड आ गया, यूनिफॉर्म। भैया यूनिफॉर्म वर्ड से आप इतना ही समझ गए हो कि जब जब ये वर्ड आएगा यूनिफॉर्म, इसका मतलब होता है स्पीड विल रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन सर फिर भी आपने बोल दिया सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो भैया काहे सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर आप सोचिए, है ना, यहाँ पे क्या होता है कि सर हमारे यहाँ पे जो नदी होती है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं, सरकार ने ऐसे जाली लगा दी है कि भैया कोई कचरा डालेगा नहीं। पहले इंडियंस क्या करते थे, जाते थे चुपचाप कचरा डाल के चले जाते थे, हट कचरा डाल दिया। लेकिन अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, जाली लगा दी है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं ना। हम उस कचरे को उठाते हैं, ए ऐसा करके फेंकते हैं ना, टेंजेंशियली। तो वही वाला मोशन यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, है ना। उत्तरायण के टाइम पे जो लंगचिया आप घुमाते हो यूं करके, भाई वही वाला मोशन है यहाँ पे। तो सर हो क्या रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। कैसे मूव कर रही है सर, सर्कुलर पाथ पे बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। सर ये सर्कुलर मोशन मुझे देखने मिलता है जब यहाँ पे हमारे जो भैया है उस बॉल को फेंक रहे हैं, है ना, गोले को फेंक रहे हैं। यहाँ पे इस गेम को बोलते हैं डिस्कस थ्रो। भैया डिस्कस पे ध्यान देना, किसी और चीज पे नहीं, डिस्कस पे ध्यान देना। डिस्कस थ्रो जो हो रहा है वहां पे भी वही हो रहा है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे घुमा के फेंक रहे हो उसको। तो होता क्या है सर कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब चेंज हो रही नहीं है, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर ऐसी मोशन अगर कभी भी हुई तो जिस पॉइंट पे आप इस बॉल को छोड़ेंगे, ये बॉल कैसी जाएगी, टेंजेंशियली जाएगी। कैसी जाएगी, टेंजेंशियली। तो एक वर्ड को समझना पड़ेगा,
टेंजेंट वर्ड आया है मैथ्स में से, है ना। टेंजेंट क्या होती है सर? सर्कल को छूने वाली वो लाइन जो किसी उसके एक पॉइंट को छूती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैथ्स में जब चैप्टर चलेगा तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि सर अगर मैं इस घूमते हुए पत्थर को छोड़ूं तो जैसे इस घूमते हुए पत्थर को अगर मैंने यहाँ पे छोड़ा तो कहाँ जाएगा? यहाँ चला जाएगा। अगर इस पॉइंट पे छोड़ा तो ऐसे नीचे चला जाएगा। सर इस पॉइंट पे छोड़ा तो ऐसे चला जाएगा। सर इस पॉइंट पे छोड़ा तो ऐसे चला जाएगा। जहां पे भी आप उसको छोड़ेंगे ना वो टेंजेंशियली क्या करेगा? मूव करेगा। तो टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट पे छोड़ा वहां से वो कहाँ आ जाएगा? सीधा आ जाएगा। जिस पॉइंट पे आप उसको छोड़ेंगे वहां से वो कहाँ आ जाएगा? सीधा आ जाएगा, टेंजेंशियली आ जाएगा। तो भैया ये क्या हो गया? ये हो गया सर हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जरा समझाइए एक बार अच्छे से। सर ये वाला मोशन कौन कर रहा है? सर ये वाला मोशन जो एथलीट होते हैं जब वो ऐसे ओलंपिक में दौड़ रहे होते हैं वो भी ये मोशन करते हैं, है ना। सर उसके अलावा हमारा जो सैटेलाइट है ना, मून, हमारा आर्टिफिशियल नहीं नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो हमारे अर्थ के चक्कर काट रहा है, सर ये भी कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। अब आप नोटिस करो कि एक साल जो होता है वो 365 डेज का होता है, यस और नो। इसका मतलब क्या है? जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो मोशन करे वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब क्या है सर? वो 365 दिन जो है वो क्यों आ रहे हैं? एक साल में 365 दिन ही क्यों आ रहे हैं? या लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं ना, तो वो भी हर 4-4 साल में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर? कि एक साल में 365 दिन ही आते हैं इक्वली। इसका मतलब क्या है सर? कि एक साल में, एक साल कब कंप्लीट होता है? जब अर्थ जो है सन का एक चक्कर कंप्लीट करती है ना। तो अब आप समझ जाइए कि उस एक साल की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं वो 365 दिन सेम क्यों है? क्योंकि अर्थ ने उसकी वेलोसिटी सन के अराउंड कभी भी चेंज की नहीं होगी, यूनिफॉर्म रखी होगी, कांस्टेंट रखी होगी। इसके लिए हर साल में 365 दिन ही आ रहे हैं। समझ जाइए इस बात को। तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो सर देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो क्या रहा है? जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कल में। सर सर्कल में अगर मूव करेगा सर्कल, तो सर सर्कल में जो मूवमेंट होती है उसकी बाउंड्री पे जो मूवमेंट होती है वो होती है सरकमफेरेंस। क्या होती है वो? उसकी सरकमफेरेंस होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, अगर वो उसके सर्कल में घूम रहा है, तो सर हमेशा जो सर्कल होगा उसकी जो बाउंड्री है उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? सोचिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन में क्या आ गया? टी। सर कैसे आ गया? सर आप ही हमको पढ़ाए थे। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है कि नहीं होता है? पढ़े कि नहीं पढ़े? सर बिल्कुल पढ़े। ये रहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो सर डिस्टेंस किसने किया? ऑब्जेक्ट ने। सर सर्कुलर पाथ पे किया, तो सर्कल का जो पाथ होगा वो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर। सर कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा, है ना। तो इसके बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा आपका v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। अब जो कि आप बोल रहे हैं सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाएगा। क्यों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा? क्योंकि सर देखो पल पल क्या हो रहा है, आप इसको जिस डायरेक्शन पे छोड़ोगे ना, लेट सपोज यहाँ पे आपने इस पत्थर को जिस भी डायरेक्शन में छोड़ा उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर सर डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होने पे हम उसे बोल देंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पल पर उसकी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हम इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला होती है, ये तरीके हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चों को। और भी कोई डाउट वगैरह अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। न्यूमेरिकल पे यस सर एकदम सेपरेट वीडियो लेके आ रहे हैं। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है लेकिन दिल से आपको जो कंटेंट दिया है दिमाग में आपके छप के रहेगा जीवन भर। ओके, सो फाइनली थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए हमारे साथ। अगले न्यूमेरिकल के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।